HP न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले में प्रस्तावित ईस्ट एंड वेस्ट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में जमीन संबंधी लेन देन पर अस्थायी रोक लगा दी है। कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के 25 गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री, खाता विभाजन, नामांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन पर अगली सूचना तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह फैसला डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पत्र के आधार पर लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में भूमि संबंधी अनियमितताओं और अटकलों को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है। करीब 2100 से 2200 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट फ्रंट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दानकुनी से शुरू होकर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात तक जाएगा। इस परियोजना से दुर्ग भिलाई क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल जिले के 3 तहसीलों के कुल 25 गाँव इस प्रतिबंध के दायरे में हैं और अगले आदेश तक भूमि संबंधी किसी भी लेन देन पर रोक जारी रहेगी। नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार दीपेश कुमार नथवानी द्वारा अपने रजिस्ट्री क्षेत्रफल से अतिरिक्त सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था। मामले में जिला निमितीकरण समिति और आयुक्त राजस्व संभाग स्तर पर प्रस्तुत अभ्यावेदन पहले ही निरस्त किया जा चुका था। निगम के राजस्व विभाग द्वारा संबंधित निर्माणकर्ता को कई बार नोटिस जारी कर अवैध निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद जोन 2 वैशाली नगर के राजस्व विभाग, बेदखली विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 3री वाहिनी अमलेश्वर में कमांडेंट की उपस्थिति में विशेष बाढ़, फायर एवं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला सेनानी दुर्ग नागेंद्र सिंह, SDRF दुर्ग के जवानों ने आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न रेस्क्यू ऑपरेशनों का लाइव प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। वहीं नदी में डूबे व्यक्ति के शव भी खोजे और उसे बाहर निकालने के लिए डीप डाइविंग का अभ्यास भी कराया गया। डूबे हुए व्यक्ति को CPR देकर जीवन बचाने की तकनीक भी जवानों को सिखाई गई। अधिकारियों ने आपदा के समय सतर्कता, त्वरित प्रतिक्रिया और सामुदायिक सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के आम जन में आत्मविश्वास विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। भिलाई शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से नगरपालिका निगम द्वारा आवारा पशुओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रोका छेका विभाग की टीम प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर सड़कों पर बैठे और घूम रहे मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। निगम अधिकारियों के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में पशुओं को सड़कों से हटाकर कोसानाला गौठान पहुँचाया जा चुका है। गौठान में पशुओं के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, छाया और चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही उनकी नियमित निगरानी भी की जा रही है। निगम प्रशासन ने पशुपालकों से अपने पशुओं को खुला न छोड़ने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि खुले में छोड़े गए पशुओं के मामले में निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। निगम का कहना है कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इसे और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। भिलाई के नेहरू नगर रेलवे ट्रैक पर एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सेक्टर 7 निवासी ब्रजेश सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला अस्पताल भेजा। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि ब्रजेश सिंह रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे और उसी दौरान हादसा हुआ हो सकता है। घटना स्थल उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर
दूर बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह उस समय वहां किस वजह से पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। साइबर ठगी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच रायपुर पुलिस ने बैंकों के साथ समन्वय बैठाने के उद्देश्य से शहर के प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की। बैठक में साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों, संदिग्ध लेन देन और ठगी की रकम को जल्द रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर ठग अक्सर फर्जी या किराए पर लिए गए बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे खाता धारकों की पहचान कर उनकी जानकारी पुलिस से साझा करने के निर्देश दिए गए। साइबर ठगी के शिकार लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी बैंक शाखाओं में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 का प्रचार प्रसार और प्रदर्शन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नए बैंक खाता खोलते समय मोबाइल नंबर और पहचान का भौतिक सत्यापन तथा कॉर्पोरेट खातों के लिए 15 दिन बाद दोबारा पता सत्यापन कराने का सुझाव दिया गया है। पुलिस का मानना है कि बैंक और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा और ठगी के मामलों में पीड़ितों को जल्द राहत मिलेगी। गरियाबंद जिले के राजा पड़ाव क्षेत्र में बिजली की मांग अब भावनात्मक मोड़ पर पहुंच गई है। वर्षों से अंधेरे में जीवन गुजार रहे ग्रामीणों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए खून से पत्र लिखने का फैसला किया। क्षेत्र की 8 पंचायतों के 48 गांव और पारा टोला से करीब 500 ग्रामीण अड़गड़ी गौठान में एकत्र हुए और अपने खून को स्याही बनाकर पोस्ट कार्ड लिखे। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र अभयारण्य के दायरे में होने के कारण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुमति के बिना विद्युतीकरण संभव नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यह विरोध नहीं बल्कि संवेदनशील अपील है। हजारों ज्ञापन पत्र और आंदोलन के बावजूद जब समाधान नहीं निकला, तब उन्होंने खून से अपनी पीड़ा लिखकर सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का फैसला किया। अब 500 से अधिक रक्त पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। उम्मीद है कि वर्षों पुरानी बिजली की समस्या पर जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। जशपुर जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 14 स्थित पुराने विस्तार डिपो परिसर के समीप लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। यह परिसर जिले के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ज्ञान का नया केंद्र बनेगा। निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहे इस परिसर में 500 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता होगी। यहाँ 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी, आधुनिक अध्ययन कक्ष, कैंटीन और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नालंदा परिसर के शुरू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को एक ही स्थान पर उच्च स्तरीय अध्ययन संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। यह परियोजना शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में जशपुर जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के रामपुर स्थित एक फटाखा गोदाम में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग लगते ही गोदाम में रखे फटाखों में लगातार विस्फोट होने लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की लपटें और धमाकों की आवाजें काफी दूर तक सुनाई दे रही थी। वहीं आसमान में उठता धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी बुलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर इलाके को घेर लिया गया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
शक्ति जिले के माल खरोदा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज पति पत्नी हत्याकांड और लूट कांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ लूटे गए जेवर खरीदने वाले एक सराफा व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। कॉल डिटेल और CEIR पोर्टल की सहायता से पुलिस द्वारा आरोपी देव कुमार यादव तक पहुंची, जिसके कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर मृतक से उनका विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश से उन्होंने घर में घुसकर लोहे की राड से हमला कर दंपत्ति की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी सोने के आभूषण, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे की राड, नकदी, बाइक और लूटे गए आभूषण बरामद किए हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी जून 2024 में मुक्ता गांव में हुए चर्चित डबल मर्डर केस में भी शामिल रहे थे। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आइए हम नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। वह देश के पहले लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। ओम बिरला ने डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान और महिला सशक्तिकरण जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया और भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव जीतकर जनता का विश्वास बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक नेता के लिए असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक प्रगति की सराहना करते हुए भारत श्रीलंका संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय भी दिया। टीएमसी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका सामने आया है। पार्टी की राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नेता सुष्मिता देव ने राज्यसभा सदस्यता के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के बाद सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात ने कई तरह के अटकलों को जन्म दे दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। सुष्मिता देव लंबे समय तक कांग्रेस में सक्रिय रही। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं। वर्ष 2014 में वह कांग्रेस के टिकट पर सिलचर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थी। साल 2021 में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था और जल्द ही पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय चेहरों में शामिल हो गई। बताया जा रहा है कि सुष्मिता देव का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब टीएमसी पहले ही संगठनात्मक चुनौतियों के अंदरूनी असंतोष का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में उस समय बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दरमियान खारिज कर दिया गया। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि नटराजन ने अपने हलफनामे में एक लंबित मामले की जानकारी नहीं दी थी, जिसके चलते उनका नामांकन रद्द किया गया। हालांकि कांग्रेस इस फैसले को पूरी तरह गलत और कानून के खिलाफ बता रही है। उधर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर और काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर वह इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। अब सभी की नजर चुनाव आयोग और संभावित कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट इन दिनों हिंसा और अशांति की चपेट में है। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है। कई जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं और पुलिस को हालात नियंत्रण करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। विवाद की शुरुआत उस घटना के बाद हुई जब एक सूडानी नागरिक पर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शन के दौरान कई इलाकों में बसों, कारों और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और दमकल विभाग को प्रभावित इलाकों से परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। हिंसा के बीच अप्रवासी समुदाय में डर का माहौल है। वहीं स्थानीय प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी शुरुआती हमले को बेहद गंभीर और घिनौना बताया है। वहीं विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठन इमिग्रेशन नीति और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर बमों की गूंज सुनाई दी है। तालिबान सरकार का दावा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगान सीमा में घुसकर कई रिहायशी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में 11 बच्चों, एक महिला और एक बुजुर्ग समेत कुल 13 लोगों की मौत होने की बात भी कही जा रही है। वहीं 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तालिबान प्रशासन के अनुसार कुनार, खुस्त और पतिका प्रांतों में आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया गया, जिससे कई मकान पूरी तरह तबाह हो गए। अफगान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस कार्रवाई को अमानवीय अपराध बताते हुए इसी की कड़ी निंदा की है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानवीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की आलोचना की थी। अब इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज होने की संभावना जताई जा रही है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।